E cell is equal to E naught cell minus 0.05916 by n log of Q. So सर बोलो डिस्कस द बुकलेट टुडे we may first we will do some things which we need to do, उसके बाद अगर टाइम बचा तो we will discuss. सर हाँ So when we write the reactions of the metals and metal ions in the cathode part and the anode part, so when we say that reduction potential, we must write the reduction reactions only, no? हाँ देखो हाँ बोलो And of that reaction हम लोग को वो E naught निकालना है ना? Correct. The reduction reactions. हाँ ठीक है So भली मतलब एनोड पार्ट में भली ऑक्सीडेशन हो रहा हो बट वहाँ पे भाई देखो सुनो एनोड पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐड करना चाहिए हमें सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है करेक्ट है ना यस और नो यस सर तो हम क्या कर रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐड करना चाहिए तो बेसिकली वी आर सेइंग ई नॉट ऑफ सेल will be E naught SRP कैथोड कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल और उसमें ऐड कर दे E naught SOP ऑफ एनोड एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यही कहना चाह रहे हो ना तुम यस और नो हाँ बट सर अगर हाँ सुनो हाँ यस सर अब एक बात सुनो किसी भी हाफ सेल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो उसके रिडक्शन पोटेंशियल का नेगेटिव होता है तो this I can also write as SOP anode can be written as minus SRP anode. So we can write the same thing as E naught SRP cathode minus E naught SRP anode. Correct? Clear है? हाँ. सर एक मिनट let him complete. Nerul back just 1 minute. Let him complete. हाँ बोलो. हाँ सर बट अगर सपोज कि दोनों कैथोड और एनोड दोनों के लिए रिडक्शन रिएक्शन दिया है और वो पर्टिकुलर रिएक्शंस का ही E naught दिया है तो सेकंड में जो आपने फॉर्मूला लिखा है वो यूज करना है. हाँ करेक्ट भाई तुम्हें दिया दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है लेकिन उनमें से एक कैथोड है एक एनोड है मतलब एक में एक्चुअली रिडक्शन हो रही है एक में एक्चुअली ऑक्सीडेशन हो रही है समझ रहे हो तो तुम उसके नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करोगे हाँ बोलो जरूर हाँ सर हाँ बोलो हाँ 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 वो अगर उन्होंने दिया है कि एक रिजल्टेंट जो हम लोग का चाहिए वो सेल चाहिए तो हम वो नहीं करेक्ट सुनो now listen let me put this thing to perfect clarity I have 5 half cells please listen to me all of you carefully then you can ask your questions okay I have 5 half cells A B C D E कोई 5 हाफ सेल्स हैं ठीक है अब जब कोई भी हाफ सेल हम लोग को बताया जाता है तो उसके लिए क्या बताया जाता है उसकी स्टैंडर्ड ईएमएफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ईएमएफ वैल्यू किसी भी हाफ सेल की क्या होती है उसका रिडक्शन पोटेंशियल करेक्ट अगर कुछ नहीं बोला है तो वी विल ऑलवेज ट्रीट द ईएमएफ वैल्यूज एज रिडक्शन पोटेंशियल तो मान लो ये 5 हाफ सेल्स दिए और इनके रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं 2 1.5 1 -1 -2 correct all these are reduction potential of these 5 half cells correct now you are said अब देखो प्रॉब्लम्स की लैंग्वेजेस में डिफरेंस समझना शुरू करो वन एग्जांपल या वन प्रॉब्लम इज गिवन टू मी दैट A and C are connected and then find EMF या एवरीथिंग जो भी आगे पीछे है करेक्ट अब अगर कभी भी तुम 2 हाफ सेल्स को कनेक्ट करोगे
correct? Out of those two half cells, the one having higher reduction potential will start to act as cathode, correct? And one with lesser reduction potential will start to act as anode. तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्विंग क्या हो जाएगा? You will say cathode is A, anode is C. So therefore E naught of this cell will be SRP of A minus SRP of C. That will be 1 volt. Clear? तो जब तुम दो हाफ सेल करोगे तो जो गैल्वेनिक सेल मिलेगा वो ऑब्वियसली इट विल बिकम अ स्पॉन्टेनियस गैल्वेनिक सेल, क्योंकि उसमें जो भी हायर पोटेंशियल का होगा दैट ओनली इज गोइंग टू एक्ट एज कैथोड एंड जो भी लेसर का होगा दैट विल एक्ट एज एनोड। एक तो इस तरीके से प्रॉब्लम देंगे, एक इसी प्रॉब्लम को इसमें मैं भी पुट कर सकते हैं तुम्हारे सामने कि A and C are connected, A and C are connected in this way, तो मैं वे दे दिया A and C are connected in this way, ऐसे लिख के दे दिया A salt bridge C। अब ये नोटेशन तुम्हें दे दी गई तो now you don't have or cell don't has the freedom। इस नोटेशन का मतलब we are forcibly making A to act as anode and C to act as cathode। यहाँ पे क्या था, बस उनको कनेक्ट किया तो वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से they will arrange who will act as cathode, who will act as anode depending on reduction potential। In second problem we do not have that freedom, our cathode and anode are already been fixed, correct? In this situation, I will have to take A as anode, C as cathode, and now if I calculate E naught of this cell, it will be SRP of C minus SRP of A. So that will become now minus 1 volt. Clear? Now the third thing which you were asking from Nerul Bhai, somebody was asking that if we add two reduction reaction, दो रिडक्शन रिएक्शन को ऐड करके हमेशा एक तीसरा रिडक्शन रिएक्शन मिलेगा, एक हाफ सेल ही मिलेगा, करेक्ट? दो सेल्स को कनेक्ट करके कभी एक तीसरा हाफ सेल नहीं मिलता है, दो सेल्स को कनेक्ट करके हमें हमेशा एक गैल्वेनिक सेल मिलता है। तो लास्ट क्लास में जो एडिंग टू रिएक्शंस वाली बात हो रही थी उसमें जो एग्जांपल लिया था आयरन वाला, Fe3 plus a electron going to Fe2 plus and Fe2 plus 2 electrons going to Fe, इन दोनों को जो ऐड कर रहे थे getting Fe3 plus 3 electron going to Fe, this was not connecting these two half cells। अगर ये X और Y है, it does not mean that we are connecting half cell X and half cell Y। In one way I can say it means that we are mixing half cell X and half cell Y to get another half cell Z। क्लियर? क्योंकि इनको कनेक्ट करेंगे आपस में वायर से और सॉल्ट ब्रिज से तो इनमें से एक कैथोड की तरह एक्ट करेगा और एक एनोड की तरह एक्ट करेगा। देन बोथ विल नॉट बी एक्टिंग इन रिडक्शन डायरेक्शन, देन ऑब्वियसली द लेसर रिडक्शन पोटेंशियल वन will have to act as oxidation direction। Is this clear now? बोलो, कोई डाउट अब बचा है? हाँ सर, हाँ सर एक सॉल्ट एग्जांपल में दिया था Fe सिंगल लाइन Fe2 प्लस सॉल्ट ब्रिज H2SO4 सिंगल लाइन H2 प्लैटिनम। सर तो इसका रिडक्शन हाफ सेल पीछे दिया है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव H2। हाँ। सर पर आपने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि उसको H2SO4 लिखना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि कहाँ से आया। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए थोड़ी लिखना पड़ेगा। H2SO4 is a strong electrolyte. The moment you put H2SO4 in solution, it does not remain as H2SO4. It becomes free H plus तो ion. अगर कोई सर अगर सपोज Cl माइनस के लिए अगर कोई सॉल्ट होता तो लिखना पड़ता था। हाँ, सॉल्ट मतलब देखो वो कन्वीनियंस की बात है, दैट किस सॉल्ट से आ रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर इन आवर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन।
but yes it will be mattering in the design part. भाई डिजाइन करते समय, बनाते समय क्या चीज डालनी है वो क्लियर होना चाहिए ना. सिर्फ क्लोराइड आयन लिखना will be ambiguity. You can use for chloride ion NaCl, you can use HCl, correct? So numerical part में उसमें कोई difference नहीं आएगा कि what is the source of ion, but in the design part it will matter. तो हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर में जब रिएक्शंस लिख रहे थे नोटेशन से या नोटेशन से रिएक्शन, रिएक्शन से नोटेशन, तो एट दैट टाइम वी नीड द क्लैरिटी कि यार किस सॉल्ट से कौन सा आयन आ रहा है. नाउ व्हेन वी आर अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, कैलकुलेटिंग E0 सेल्स, इन दोज न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस इट इज नॉट गोइंग टू मैटर. ओके, यस सर, थैंक यू सर. कैलोमल इलेक्ट्रोड वी विल देखो. What was our reference electrode? All of you remember? Standard hydrogen electrode. Correct? Another reference electrode frequently used is calomel electrode. Calomel electrode is a mercury electrode. So the design I think you have seen in the booklet. Booklet के diagram में बना है. It contains 3 liquid layers. Correct? Hg liquid, Hg2Cl2 and a solution of Cl minus. The reactions here, if it acts as cathode or anode, are 2Hg plus 2Cl minus goes to Hg2 Cl2 plus 2 electron, and similarly Hg2Cl2 plus 2 electron go to 2Hg plus 2Cl minus. These are cathode and anode reaction, if it acts as cathode or if it acts as anode. The reason in certain experiments, in certain cases, we will use this as reference electrode is Nernst equation जब अप्लाई करेंगे, करेक्ट, Hg तो प्योर लिक्विड है, उसका एक्टिव मास हमेशा 1 रहेगा. क्लियर? Hg2Cl2 is also a pure liquid, उसका भी एक्टिव मास हमेशा 1 रहेगा. क्लोरीन का थोड़ा चेंज होगा, but that also we take 0.1 molar and the change becomes very negligible. तो अगर इस हाफ सेल को हम लोगों ने एक बना रखा, अपने गैल्वेनिक सेल में एक हाफ सेल ये है, तो इसका EMF during the course will not change drastically. It will remain almost constant. So in certain experiments today maybe we will be discussing those things which we will call as potentiometric titrations. So in certain situations of potentiometric titrations we use this half cell, and the advantage of using this half cell is that its EMF will not change as the cell reaction proceeds. हाइड्रोजन हाफ सेल का चेंज करेगा. हाइड्रोजन H2 का पार्शियल प्रेशर, H प्लस आयंस की मोलैरिटी दोनों चेंज होंगी as the reaction proceeds in any direction. Clear? So the only advantage of using calomel electrode is we get a steady potential from one half cell. Clear? So this is also a reference electrode used in potentiometric titrations. Okay. Now coming back to our discussion. By Nernst equation what we discussed, that EMF of a half cell changes as the concentration of ions changes, EMF of half cell changes. तो बेसिकली अगर एक हाफ सेल का डिस्कशन करें, एक हाफ सेल बनाया जिंक प्लेट को जिंक आयन सोल्यूशन में डाल के, या किसी भी मेटल एन को उसके आयंस में डाल के, on what factors does EMF of this half cell depends? What are the factors on which EMF of any half cell will depend? सबसे पहले तो भाई कौन हो, what is the element, उसकी टेंडेंसी कितनी है ऑक्सीडाइज होने की, रिड्यूस होने की, इट इज अ मेटल, इट इज अ नॉन मेटल, करेक्ट, अग्रीड. एंड तो एक तो ये फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर एज क्लियर कंसंट्रेशंस, एक्टिव मासेस ऑफ द थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन. क्लियर? तो सबसे पहला गैल्वेनिक सेल हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन सा डिस्कस किया था? जिंक कॉपर, करेक्ट. व्हाई वाज EMF जनरेटेड इन दिस दैट गैल्वेनिक सेल?
because zinc and copper were different elements. Their reduction tendencies were different. And when we connect them, we were getting a net EMF. Agreed? So one cause of generation of EMF is difference in identity of elements by which we are constructing the half shell. That we had been discussing. But one cause of EMF generation I can also bring only due to concentration. I keep the identity of element same. दोनों half cells zinc के ही half cell है. But I keep the concentration of zinc ions in both different. Clear? Then also there will be a difference in their reduction tendencies. By non-stick question दोनों half cells का EMF अलग अलग हो जाएगा. One will be more, one will be less. So one will higher EMF will act as cathode, lesser one will act as anode. Correct? So such type of cells we call as concentration cells. Okay. So what are the important key points about concentration cells? First, both half cells are of same design. Same half cells ही लेंगे दोनों. Correct? Next point. Suppose एक एग्जाम्पल लेते हैं. Zinc plate dipped in Zn2 plus ions. Zinc plate dipped in Zn2 plus ions. This ion molarity is C1, this ion molarity is C2. We are taking different molarities of C1 and C2. So what will be the reaction here on anode side? Zinc will go to Zn2 plus 2 electrons. And this Zn2 plus is of molarity C1. Here Zn2 plus 2 electron will go to Zn, and this is of molarity C2. So what will be the overall reaction, overall cell reaction इन दोनों को add करके? Zn2 plus goes to Zn2 plus of molarity C2 and C2. Clear? So you can see in this cell reaction, यहाँ पे जितने zinc atoms react होंगे उतने ही यहाँ पे produce हो जाएंगे. यहाँ जितने zinc ions produce होंगे उतने ही यहाँ पे consume हो जाएंगे. So I can say that in a concentration cell there is no net chemical change. कोई भी chemical species ना तो destroy हो रही है ना produce हो रही है. Correct? Net में. Sir, 1 minute. Another thing, just 1 minute. Why is EMF being generated in this? EMF is generated due to difference in concentrations. What will be E naught of this cell? E naught of this cell will be SRP cathode minus SRP anode. So E naught of Zn2 plus Zn minus E naught of Zn2 plus Zn will be 0. So E naught cell of any concentration cell will always be 0. By Nernst equation, what will be E cell? E naught cell 0 minus 0.05916 by 2 log of product by reactant C1 by C2. So if I want a spontaneous cell by this design, the concentration of zinc ions in anode should be lesser than concentration of zinc ions in cathode. C1 should be less than C2. So log of C1 by C2 will become negative, and hence E cell will become positive.
So what is the concentration cell? Is that clear to everybody? हाँ बोलो. What was the doubt? Somebody. Sir, initially the concentration of certain nucleus in both half cell is C1 and C2, right? Yeah. So then after the After some time, you can see ये वाला zinc यहाँ produce हो रहा है, ये consume हो रहा है. C1 will be increasing and C2 will be decreasing. The moment their concentrations become equal, this cell will stop working. Its net EMF will be, its net EMF will become zero. So this type of concentration cell is called as electrolyte concentration cell, because we are taking the concentrations of electrolyte different. तो ये एक इंस्टेंट पे है ना, उस इंस्टेंट पे ये ईएमएफ है, थोड़ी देर बाद मोलारिटीज बदल जाएंगी या नहीं ईएमएफ आएगी, तो फिर काइनेटिक्स भी लगानी पड़ जाएगी साथ में इसमें इलेक्ट्रो के प्रॉब्लम कर सकते हो, बट विल बिकम अ वेरी लेंथी प्रोसेस. सर हम लोग मोलारिटी सेम रख के हम लोग टेम्परेचर्स भी दोनों हाफ सेल के डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंट रखना बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी, समझ लो. मतलब कि एक हाफ सेल को भी बर्नर के ऊपर रखो, दूसरे हाफ सेल को फिर रूम टेम्परेचर पे रखो, करेक्ट. उसमें इट विल बी अ मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. और ये मतलब डिजाइन हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, बैटरीज बनाने के लिए, पोर्टेबल बैटरीज. उसमें टेम्परेचर डिफरेंट रखना will be an extremely big problem. ओके थैंक यू. थोड़े टाइम बाद सेल वर्क करना Sir? स्टार्ट कर देगा. बोलो. So could you just repeat the second point? कोई भी केमिकल स्पीशीज की डिस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ना. जितने जिंक एटम्स लेफ्ट साइड में रिएक्ट होंगे उतने ही जिंक एटम्स राइट साइड में बन जाएंगे. जितने जिंक आयंस राइट साइड में बनेंगे, लेफ्ट साइड में बनेंगे, उतने ही जिंक आयंस राइट साइड में कंज्यूम हो जाएंगे. तो स्टार्टिंग में टोटल जितने जिंक आयंस थे और जितने जिंक एटम्स थे, किसी भी टाइम में टोटल जिंक एटम्स और जिंक आयंस उतने ही रहेंगे. हेलो सर. हाँ. सो जब दो रिडक्शन होते हैं, सो व्हाट डज द ईएमएफ वैल्यू अप्लाई? क्या? सो यू प्रीवियसली एक्सप्लेन जब दो रिडक्शन साथ में होते हैं, दो रिडक्शन साथ में कभी होते नहीं है. दो रिडक्शन के को ऐड करके जो तीसरा रिएक्शन मिल रहा है उसकी हम रिडक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं. तो यार तो उसका व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? अरे अगर वो तीसरा वाला हाफ सेल कहीं पे यूज कर रहे हैं तो उसकी रिडक्शन वैल्यू चाहिए होगी ना. सर हाँ. सर कैथोड एनोड के Zn2 प्लस कंसंट्रेशन के बाद में हमने क्या बोला था कि भाई ये पॉजिटिव चाहिए. अगर ये पॉजिटिव चाहिए तो ये लॉग नेगेटिव होना चाहिए. लॉग नेगेटिव होना चाहिए तो ये फ्रैक्शन 1 से कम होना चाहिए. तो C1 शुड बी लेस देन C2. हाँ. इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? E सेल 0. समय तब तो कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है. हाँ तो इक्विलिब्रियम तो तभी आएगा ना जब कंसंट्रेशन इक्वल होगी. इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? 1. ओके सर. डिसाइड कौन सा करेंगे, कौन सा C1 है कौन सा C2 है, दो को अभी तो यही बताया स्टार्टिंग में. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो कैथोड एनोड, और इसमें ऑब्वियसली जैसे ही कनेक्ट करोगे जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी वो एनोड की तरह एक्ट करने लग जाएगा, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो कैथोड की तरह एक्ट करने लग जाएगा. ओके. सिमिलरली वी कैन आल्सो कंस्ट्रक्ट. सर हाँ. सर दोनों इक्वेशंस का रेट इक्वेशन अगर लिखे तो रेट अलग अलग आएगा ना, कंसंट्रेशन अलग है तो. हाँ. तो फिर केमिकल चेंज होना चाहिए. केमिकल चेंज कैसे हो रहा है भाई? सर बोलो रेट्स क्या? अलग है ना दोनों इक्वेशंस का. नहीं, तो रेट- सेकंड पॉइंट एक सुनो तो प्लीज लिसन. रेट दोनों इक्वेशन की अलग है. तुम काइनेटिक्स अगर इसमें ला रहे हो तो काइनेटिक्स के लिए रेट कांस्टेंट क्या लिखोगे दोनों के लिए? a e raised to minus EA by RT है ना.
लिखोगे कि नहीं? हाँ और ये दोनों रिएक्शंस का अलग अलग होगा, अच्छा है ना? एक्टिवेशन एनर्जी सर। दोनों रिएक्शंस की सेम तो होगी नहीं, और मोलैरिटी भी अलग है, तो K अलग है, A अलग है। रेट हाँ, कैसे सर। लिखते हो? K इंटू A ना, K भी अलग है, A भी हाँ, अलग सर। है। और इलेक्ट्रॉन जितने यहाँ प्रोड्यूस हुए उतने यहाँ कंज्यूम होने हैं, वरना इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो जिस रेट से यहाँ प्रोड्यूस होंगे उसी रेट से यहाँ कंज्यूम होने हैं, करेक्ट? हाँ तो रेट दोनों रिएक्शंस का सेम ही चलेगा। सर तो के और कॉन्सेंट्रेशन इस तरह मल्टीप्लाई होंगे ताकि बाकी rate दोनों same का जाए, सर। प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स। ओके सर, थैंक यू। So next we can also discuss electrode concentration cells. यहाँ पे किस चीज की कंसंट्रेशन डिफरेंट की थी? इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट करके बना सकते हैं गैल्वेनिक सेल। कैसे करें इस इलेक्ट्रोड्स की कंसंट्रेशन डिफरेंट? भाई जिंक प्लेट है, छोटी ले बड़ी ले कुछ भी करें, एक्टिव मास विल ऑलवेज रिमेन 1। तो इस सिचुएशन में तो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू मेक अ electrode concentration cell using metal ion half cells, but I can do it using gas ion half cells. So let's take one half cell, platinum plate, hydrogen at pressure P1 in some H plus ions, another half cell, platinum plate, hydrogen at pressure P2 in some H plus ion. H plus ion की मोलैरिटी सेम रखने की डिफरेंट। अभी हम लोग इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल बना रहे हैं, तो हमें बस इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट रखनी है, इलेक्ट्रोलाइट की नहीं। सो H प्लस की मोलैरिटीज दोनों साइड सेम ही रखनी है, तो जरूरत ही नहीं है दो बीकर लेने की। We save on salt bridge. Correct? No need of salt bridge now. We can take these both plates in the same H plus ion solution. Here. So what will be the reactions here? H2 goes to 2H plus 2 electron. 2H plus 2 electron go to H2 of pressure P1 of pressure P2. Here. So E naught cell 0, E cell minus 0.05916 by 2 log of P2 by P. Clear? अगर H plus की कंसंट्रेशन भी डिफरेंट रख लेते, देन दो अलग अलग बीकर लेने पड़ते, and then we will neither call it as a electrolyte concentration cell nor as a electrode concentration cell. We will simply call it as a concentration cell. करेक्ट? और तब दोनों आएंगे, H प्लस आयंस की भी मोलैरिटीज आएंगी और गैस के पार्शियल प्रेशर आएंगे। क्लियर? नोट इट डाउन। सर हाँ, बोलो। सर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में आपने डिसाइड कैसे किया कि कौन से सेल में ऑक्सीडेशन होगा और कौन से में रिडक्शन होगा? हमने नहीं डिसाइड किया, आज क्लास की स्टार्टिंग वाली बात फिर से याद करो। जैसे ही दो हाफ सेल को कनेक्ट करोगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड की तरह एक्ट करने लग जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड की तरह एक्ट करने लग जाएगा। तो जब मैं इन दो जिंक हाफ सेल्स को कनेक्ट करूंगा, जिसमें भी जिंक आयन की मोलैरिटी कम है वो एनोड की तरह एक्ट करने लग जाएगा, और जिसमें भी जिंक आयन की मोलैरिटी ज्यादा है वो कैथोड की तरह एक्ट करने लग जाएगा। इसमें जब मैं ये कनेक्शन जैसे ही इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करूंगा, जहां पे भी प्रेशर कम है वो कैथोड की तरह एक्ट करने लग जाएगा, जहां पे प्रेशर ज्यादा है वो एनोड की तरह एक्ट करने लग जाएगा। क्लियर? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हाँ, क्योंकि जैसे ही तुम कनेक्शन करोगे रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन में चलेगी, उस डायरेक्शन में चलेगी जिससे ई सेल पॉजिटिव मिले। क्लियर? सर आपने इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में बोला कि जब C1 इक्वल टू C2 हो जाएगा तो सेल वर्क करना बंद कर देगा। ईएमएफ जनरेशन जीरो हो जाएगी। हाँ,
तो बनाए क्यों ये सेल, मतलब अगर थोड़े टाइम बाद बंद पड़ने वाला है तो तुम कोई भी तुम बाजार से बैटरी नहीं खरीदते हो, थोड़ी देर बाद बंद होने वाली तो नहीं लेते हो। यार जितना कॉस्ट डालोगे उतना सामान मिलेगा। हमेशा चलने वाली बैटरी चाहिए तो फिर उसी तरह का बनाना पड़ेगा, कैलोमल लेके और फिर उसको लिक्विड्स की बैटरी, समझ रहे हो? नहीं सर, मतलब ऐसे नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, अब C1 इक्वल टू C2 होने के बहुत टाइम लगता है क्या? हाँ, मतलब सफिशिएंट तुम्हें करेक्ट, तुम्हें कितना टाइम चाहिए उतनी डिफरेंस बना के रखो C1 और C2 में। C1 और C2 की स्टार्टिंग की डिफरेंस जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा टाइम वो बैटरी चलेगी, करेक्ट? हाँ सर, और जब सेल वर्क कर रहा होगा तो Zn प्लेट पे भी Zn डिपॉजिट होता जाएगा ना? हाँ। तो इधर से प्लेट, ये वाली प्लेट छोटी होती जाएगी, ये वाली प्लेट बड़ी होती जाएगी, उससे ईएमएफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिंक इज अ सॉलिड एंड सॉलिड का एक्टिव मास इज ऑलवेज 1। थैंक यू सर। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में सर ओवरऑल रिएक्शन आपने Zn2 plus C2 goes to Zn2 plus C1 कैसे निकालना है? भाई दोनों को ऐड करूंगा मैं, जिंक दोनों कैंसिल हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ये कैंसिल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इनमें एक चीज का डिफरेंस है, इनकी मोलैरिटीज का डिफरेंस है, करेक्ट? इसलिए दोनों को ऐड। सर ये Zn2 प्लस C2 से C1 में जा रहा है, वो एक्चुअल रिएक्शन तो नहीं हो रहा है? नहीं, एक्चुअल रिएक्शन नहीं हो रहा है ये लेकिन एक टेंडेंसी है। देखो इसका क्या मतलब है, ये इस टाइप से हो रहा है कि जहां पे आयंस की मोलैरिटी ज्यादा है वहां से कम हो रही है, और जहां पे आयंस की मोलैरिटी कम है वहां पे बढ़ रही है। सर जो फिर वो मैथमेटिक्स की वजह से वो हम लोग जो K लिख रहा है वो ये ओवरऑल रिएक्शन का लिख रहा है ना? हाँ, Q लिख रहा है, K नहीं Q। हाँ सॉरी सर। हाँ सर वो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर हम लोग एक ही रूम में कैसे मेंटेन करेंगे डिफरेंट? देखो ऐसा होता है, ये डिजाइन ऐसी होती है, किसी भी गैस आयन हाफ सेल को बनाने का तरीका ऐसा होता है। Although I have been telling you platinum plate, पूरी प्लेट नहीं लेते, it is very costly. We take a very thin wire of platinum, ठीक है, और उसको एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में रख दिया, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में एक होल होता है, ठीक है, और ये वायर यहाँ नीचे डिप्ड है, और यहाँ से हम लोग एक गैस को पास करेंगे, हाइड्रोजन गैस को एट प्रेशर लेट्स से 2 atm, और ये कांस्टेंट रखेंगे, गैस फ्लो कराते रहेंगे। तो जब गैस फ्लो कराते रहेंगे इस प्लैटिनम वायर पे एब्जॉर्ब होती रहेगी गैस, और तब तक होती रहेगी जब तक ये प्रेशर और ये प्रेशर इक्वल ना हो जाए। जैसे ही कुछ हाइड्रोजन रिएक्ट होगी, ये गैस हम कंटिन्यूअसली फ्लो करा रहे हैं, फिर से और एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो ये प्रेशर इस तरह हम लोग कांस्टेंट मेंटेन कर लेते हैं। तो दूसरी साइड ऐसे ही एक प्लैटिनम वायर में हम लोग हाइड्रोजन गैस जो फ्लो कराएंगे वो 1 atm पे कराएंगे, करेक्ट? So like this we keep the pressure different. हाँ, P1 है, उस साइड के वायर पे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 is 1 atm, ऐसे ऐसे टेस्ट ट्यूब लगी होंगी दोनों साइड में, नहीं अंदर यहाँ सब हाइड्रोजन है। हाँ बोलो सर, आप जब भी सर whenever you say reduction tendency of something, सर you mean वो खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी या दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी? खुद रिड्यूस होने की रिडक्शन टेंडेंसी मींस उसके खुद के रिडक्शन होने की टेंडेंसी। और सर whenever some standard reduction potential goes negative, क्या? सर whenever ESRP बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, इट मींस उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है उस एलिमेंट की। अच्छा, ओके सर। हाँ बोलो। No pressure on one side of platinum plate, why do we नहीं अब
Speak clearly. I didn't hear. एक साइड पे अगर हमने हाइड्रोजन का एब्जॉर्ब नहीं किया तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा ना। एक साइड अगर हमने हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं होने दिया, हाँ, तो फिर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो ज्यादा एफिशिएंट होगा। हाँ मतलब प्रेशर डिफरेंस जितना क्रिएट करेंगे उतना वर्क आएगा इसमें, उतना मतलब ईएमएफ जनरेशन आएगा। दोनों साइड अगर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा मेंटेन करेंगे। चलो टेक आउट सर। हाँ सर इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल सिर्फ गैस आयन हाफ सेल से ही बना सकते हैं ना? हाँ इलेक्ट्रोड मेटल आयन से बिल्कुल नहीं बन सकता है। सब्जेक्टिव एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स 23, 24 and 25। Sir, हाँ sir, in electrode concentration cell, won't there be junction potential drop? why? Sir, because we have left the two electrodes in the solution उसमें सुनो है in the same जंक्शन, beaker. प्लीज लिसन। जंक्शन पोटेंशियल ड्रॉप occurs when you have two different electrolytes, two different elements whose reduction or oxidation tendencies are different by their electronic structure. Here the difference in tendency is not due to electronic structures, here it is due to concentration. So there will be no junction potential. चलो quickly start on these problems. Subjective exercise. हाँ सर आपने कहा कि अगर इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल नहीं रहे तो कंसंट्रेशन सेल रहेंगे। हाँ तो कंसंट्रेशन सेल रहेंगे कैसे मालूम पड़ा? अगर I make a cell like this, platinum, hydrogen, P2H plus C2, platinum, hydrogen, P1H plus C1. So now this is a concentration cell. यहाँ पे reactions कैसे लिखोगे? 2H plus plus 2 H2 at P1 goes to 2H plus 2 electron. 2H plus 2 electron goes to H2 of P2. So this is a concentration cell. How you will write E cell of this? Minus 0.05916 by 2 log of P2 by P1 C1 square by C2 square हो जाएगा। इलेक्ट्रोड की भी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इलेक्ट्रोलाइट की भी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। So this we will simply call as a concentration cell. Clear? Yes, yes. सर हाँ सर जो प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन होता है वो एक स्पेसिफिक क्यू के लिए डिफाइंड होता है ना? क्या? हाँ वही क्यू या तो जो क्यू होता है, हाँ जो क्यू होता है वो कोई स्पेसिफिक पी और सी के लिए डिफाइंड होता है। करेक्ट। हाँ वही या तो पी के लिए डिफाइंड होता है या तो सी के लिए डिफाइंड होता है। मतलब क्यू सर तो इसमें हमने वो दोनों कैसे लिखा? एक मिनट प्लीज लिसन ऑल ऑफ यू। यार ये तो इक्विलिब्रियम के टाइम से आई हैव बीन टेलिंग इफ यू ये अगर एक जनरल रिएक्शन है A times A plus B times B going to C times C plus D times C। ये स्क्वायर ब्रैकेट C का मतलब क्या होता है? उसका एक्टिव मास। गैसेस का एक्टिव मास होता है उनका पार्शियल प्रेशर, आयंस का एक्टिव मास होता है उनकी मोलैरिटी। यस सर ये समझ गया। चलो क्विकली कंप्लीट करो ये तीन प्रॉब्लम्स।
23, 24 हो गए? 24 नहीं हुआ. 24th problem is given that we have two vessels. In first vessel there is 0.5 millimoles of aniline. Sir, हाँ. now 23rd problem में एक small doubt है. हाँ. In that we have neglected alpha in front of 1, but we didn't get the exact value of alpha later on to confirm that we. हाँ, because correctly molarity neglected. is not given. Correct. Yes, So, sir. generally we will take it as negligible. Alpha is negligible because otherwise the problem will not remain solvable. Okay. In 24th problem, sir. just one minute. Sir, please do 23rd also. 23rd problem, we have two weak acids. H plus concentration in first container will be root of CKA1, that is C into 10 raised to minus 3, and H plus concentration in second container will be root of C into 10 raised to minus 5. H plus concentration in any weak acid is given as root of CK. तो ये दो H plus concentration है, correct? Concentration cell बना है. How we will write E cell? Minus 0.05916 by 2 log of कौन सी H plus न्यूमरेटर में आएगी, कौन से डिनोमिनेटर में? The lesser one will start to act as anode. So H plus 2 by H plus in first container का square. So substituting the values, we will get it as 0.05916. वीक एसिड से H plus ले रहे हैं. H plus की कंसंट्रेशन लिखी दोनों कंटेनर्स में, करेक्ट? 24th प्रॉब्लम में सिंपल. हाँ सर वो 0.059/2 क्यों है? 2 हमेशा ही रहेगा क्या? we are writing the reactions like this. H2 going to 2H plus 2 electron, 2H plus 2 electron goes to H2, and factor is 2. Correct? Okay. 24th problem we are making same 23rd problem type का discussion है. The only change is now we are making in one beaker solution from a base, in another from a strong acid. तो बेस की मोलैरिटी क्या हो गई? 0.5 मिलीमोल्स इन 500 ml, 10 raised to minus 3, और उसका Kb दिया है 10 raised to minus 9. वीक बेस में OH minus concentration root of CKB, that will give us 10 raised to minus 6. So H plus concentration in one beaker will become 10 raised to minus 8. And another beaker, it is a strong acid directly. H plus concentration will be 25 millimoles in 500 ml, 1/20. Which will act as anode, which will act cathode? The one with lesser H plus will be anode, higher H plus will be cathode. So E cell will become minus 0.05916 by 2 log of 10 raised to minus 8 by 1/20 का स्क्वायर. ये स्क्वायर का 2 बार लाके इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो minus 0.05916 log of 20 into 10 raised to minus 8. क्लियर? सॉल्व कर लोगे इसको इजीली? सर हाँ. सर 23rd में इक्विनॉर्मल मतलब आपने उसकी वजह से दोनों का सेम लिया. हाँ, नॉर्मेलिटी सेम है तो मोलैरिटी भी सेम होगी. सर तो 24th में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है. नहीं लिया ना, इसीलिए सेम. ओह सॉरी सर. OH minus 10 raised to minus 6 है, H plus 10 raised to minus 8 कैसे आएगा?
pay attention, all of you on board. 25th problem. The cell is given to you is AGBR, AGI, KI, salt bridge, AgNO3, Ag. Correct? This is the cell given to us in 25th problem. So now before we do anything further in this problem, first let's answer a simple question. Is this a concentration cell or not? Yes. All of you pay attention on board. Attempt करने की जरूरत नहीं है इस प्रॉब्लम को. Please see here. Is this a concentration cell or not? Can anybody tell why it is a concentration cell? Electrode same है. दोनों हाफ सेल्स में Ag प्लस है. लेफ्ट वाले में तो Ag प्लस दिख नहीं रहा. AgI डिसोसिएट कहाँ होता है? Sp 10⁻⁻13 है उसकी. Please understand. This cell is not a concentration cell. Okay? On one side we have metal ion half cell. On another side we have metal insoluble salt and ion half cell. Clear? So this is not a concentration cell. One doubt which might be going on in the mind, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में इसको concentration cell हम लोग सोच रहे हो कि भाई यहाँ सिल्वर आयन रिड्यूस हो रहा है और यहाँ सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है. पहले हाफ सेल रिएक्शंस लिखते हैं. यहाँ का हाफ सेल रिएक्शन क्या है? Ag प्लस प्लस आ इलेक्ट्रॉन गोज टू Ag. यहाँ का हाफ सेल रिएक्शन क्या है? Ag प्लस I माइनस गोज टू AgI प्लस I. So okay, one thing is correct that the element involved in both half cells is silver. In cathode, silver ion is getting reduced to silver atom. But in anode, when silver is getting oxidized, it is not making free silver ion. It is making AgI. The difference between AgI and Ag plus is that Ag plus is a free ion, जो अकेले exist कर रहा है solution में. In AgI, the Ag plus is not free. It is in a bound state with I minus. So here one side we have involvement of free Ag plus ions. On the other side we have involvement of bound Ag plus ions. Correct? So these half cells are not same and therefore this galvanic cell is not a concentration cell. So now how to proceed on this problem? First of all, but if the half cells are not same, still what we need is a difference of concentration for electron to be generated. Right? if the half cells are not same, so first of all I am not going to call it as a concentration cell. And if I am not going to call it as a concentration cell, I will have to solve this cell as a normal galvanic cell. Normal galvanic cell की तरह अगर इसको treat करें, तो सबसे पहले इसका E0 cell निकालेंगे. How we will calculate E0 cell? E0 cell will be E0 of Ag plus Ag, SRP cathode, minus E0 of I minus AgI Ag, SRP anode. ये values हमें problem में दी रही है. Correct? So therefore, how to proceed? First of all, let's think on it. Okay? So before I start this problem, let's derive one relation
relation between E naught of metal insoluble salt anion half cell and the corresponding metal ion half cell. ये तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेशन करते हैं. यही एग्जाम्पल ले लेते हैं सिल्वर का. तो लेट्स से तो सिल्वर का मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन AgI प्लस इलेक्ट्रॉन गोइंग टू Ag प्लस I माइनस. इसका E नॉट वैल्यू E नॉट ऑफ I माइनस AgI Ag is let's say some Y. और इसका करस्पॉन्डिंग मेटल आयन हाफ सेल क्या है? Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गोइंग टू Ag. इसका E नॉट वैल्यू लेट्स से Ag प्लस Ag इज सम X. इस X और Y में रिलेशन ढूंढना है. अगर इसकी E नॉट वैल्यू X है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 10 रेज टू NX by 0.059. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 10 रेज टू NY by 0.059. And we know our reaction which we have done in ionic. AgI goes to Ag plus and I minus. इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KSP. If I add the first two reactions, I get third reaction. It means equilibrium constant of third reaction is product of first two. So I can say 10 raised to NY by 0.059 is equal to KSP into 10 raised to NX by 0.059. Take log on both sides, multiply by 0.059 by N. So what we will get, Y is equal to X plus 0.059 by N log of KSP. So we get a relation E naught of any metal insoluble salt anion half cell is equal to E naught of metal ion half cell plus 0.059 by N log of KSP. So this relation we get for any metal insoluble salt and ion half cell and metal ion. If I substitute that relation here, so this will become E naught of Ag plus Ag minus, इसको क्या लिख सकते हैं आप? E naught of Ag plus Ag plus 0.059 log of KSP. Correct? So opening the bracket, we will get E naught of this cell as minus 0.059 log of KSP. This is E naught cell which is not zero. Again reconfirming that this is not a concentration cell. Clear? तो ये तो आ गई इसके E naught cell की वैल्यू. अब अगर E cell निकालें by applying Nernst equation. So what will be the expression for E cell? E naught cell minus 0.059 log KSP minus 0.059 by N तो 1 है log Q. Q लिखते हैं. प्रोडक्ट इस हाफ सेल का प्रोडक्ट क्या है? सॉलिड सिल्वर whose active mass is 1. यहाँ पे इस हाफ सेल का प्रोडक्ट सॉलिड AgI एक्टिव मास 1. रिएक्टेंट्स में आते हैं तो इस हाफ सेल का रिएक्टेंट Ag प्लस ऑफ कैथोड. इधर सॉलिड सिल्वर एक्टिव मास 1 I माइनस ऑफ एनोड. So we can further write E cell is equal to minus 0.059 log of KSP upon Ag plus of cathode into I minus of M.
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके KSP मत लिख देना। एक कैथोड का सिल्वर आयन है, दूसरा एनोड का आयोडाइड आयन है। नाउ इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वी आर गिवन दिस वैल्यू, ई सेल दिया हुआ है, Ag प्लस कैथोड का दिया हुआ है AgNO3 की मोलैरिटी, I माइनस एनोड का Ki की मोलैरिटी गिवन है। Substituting the numbers we can calculate KSP. Is this problem clear? So is this a concentration cell? Why it is not a concentration cell? Because one side we have involvement of free silver ions, another side we have involvement of bound silver ions. Correct? Again I am repeating, in a theoretical problem, if it is asked this is a concentration cell, you will mark it wrong. Correct? But for a numerical problem, जो अभी numerical किया है, although it is not a concentration cell, we can treat it as a concentration cell. So now, what is that way of solving this same numerical? Why this was not a concentration cell? Because एक side bound silver ions. If I write this cell in this way, Ag plus salt bridge Ag plus Ag. Now is it a concentration cell? Yes. Now how I will write its E cell equation? Minus 0.059 log of Ag plus at anode by Ag plus at cathode. Correct? कोई दिक्कत यहाँ तक? So that I can write minus 0.059 log of. अब एक्चुअली क्या प्रॉब्लम में हमें ये दिया हुआ था, नहीं दिया था, एक्चुअल हमें ये दिया था, आई रिफॉर्म द प्रॉब्लम। क्या चेंज किया? कैथोड का तो सिल्वर फ्री था ऑलरेडी, उसको एज इट इज लिखा, तो कैथोड वाले में तो आई डिडंट मेक एनी चेंजेस, बट एनोड का सिल्वर आयन बाउंड था AgI में, उसको आई रोट अननेसेसरली, आई रोट इट रॉन्गली एज फ्री सिल्वर आयन। करेक्ट? सो व्हेनेवर यू हैव अ electrochemistry problem dealing with bound ions, consider them free and apply Nernst equation. Then when you are applying Nernst equation, तो जिस आयन को तुमने unnecessarily bound से free किया था, उसकी जब molarity लिख रहे हो Nernst equation में, keep it from the equilibrium from which you are making it free. तो ionic equilibrium में how I can make free Ag plus from AgI? From this reaction. What is its equilibrium expression? KSP is equal to Ag plus into I minus. So from this equilibrium expression, how much I will write KSP as? Sorry, Ag plus as KSP by I minus. तो molarity उस equation से, उस equilibrium expression से लिखो, from where you are making it free. So KSP by I minus of anode, and we end up in same relation. Correct? So theoretically we will never call it as a concentration cell, but numerically we can solve very easily, treating it as a concentration cell, making the bound ion free ion, and then when we are applying Nernst equation, substitute that free ion's molarity from the equilibrium from which we are making it free. Is this clear? Note this much down. सर हाँ. सर वो पता भी नहीं चलता कि पहले से AgI था कि वो AgI बन रहा है बाद में, मतलब Ag is going to Ag plus I minus is giving AgI कि पहले से थोड़ा था AgI और फिर उसके बाद भी और बन रहा है। तुम्हें सेल रिएक्शन दिया है ना, नोटेशन दी है Ag AgI KI। हाँ सर, तो उसमें ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या उसका मतलब ऐसा है कि वो बन रहा है कि ऑलरेडी है। यार ये तो पहले लेक्चर से तुम्हें हमने बताया है कि हम जब एक हाफ सेल बनाते हैं तो हम उसको दोनों तरीके से रेडी रखते हैं, इट कैन एक्ट एज कैथोड एज वेल एज एनोड। तो स्टार्टिंग में जब ये हाफ सेल बनाया होगा तो सिल्वर भी रखा होगा, AgI भी रखा होगा और I माइनस भी रखा होगा। करेक्ट? ओके सर, हाँ यस सर। तो आपने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन सेल नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड पे Ag प्लस नहीं बन रहा। लेफ्ट साइड में फ्री Ag प्लस नहीं बन रहा है, बाउंड Ag प्लस बन रहा है। तो मतलब KSP मतलब जो हम लोग लिख रहे हैं
हाँ। तो उसमें Ag प्लस बन रहा है हाँ सर, तो वो सब फ्री और बॉन्ड का यार देखो फर्क क्या है, अगर मुझे सिल्वर आयन को रिड्यूस करना है, ऐसे बात समझो, सिल्वर नाइट्रेट के अगर सिल्वर आयन को रिड्यूस करना है कैसे करेंगे? सिल्वर नाइट्रेट को जैसे ही पानी में डाला, सिल्वर नाइट्रेट अपना Ag प्लस तुरंत अलग कर देगा अपने से, नाइट्रेट अलग चला जाएगा, सिल्वर आयन Ag प्लस अलग। अब उस Ag प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, उसका कुछ एनर्जी मान लो x लग रही है उसमें, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन, अब तुम्हें Ag प्लस को रिड्यूस करना है Agi वाले को, Agi को तुमने पानी में डाला, Agi तो देगा ही नहीं अपना Ag प्लस, उसका KSP बहुत कम है, तो उससे पहले तुम्हें Agi को तोड़ के Ag प्लस बाहर निकालना पड़ेगा और फिर उस Ag प्लस को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो Agi को रिड्यूस करने में यू हैव वन एडिशनल स्टेप ऑफ ब्रेकिंग Agi टू Ag प्लस। क्लियर? तो लेकिन अगर हम लोग नहीं ब्रेक करते हैं हाँ। तो हमें सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब जो Ag प्लस हमें नहीं ब्रेक करते तो सेम आंसर कहाँ आ रहा है? तो मतलब भाई जो हमने कॉन्सेंट्रेशन से मान के किया है, हाँ तो Ag प्लस हमने डायरेक्टली ले लिया था। हाँ सर, तो जो Ag प्लस हमने लिया है इसका मतलब वो एक्चुअली रिएक्ट कर रहा है, वो फ्री है। हाँ हमने मान लिया, वो गलत मान लिया, इसलिए उसकी गलत मोलैरिटी रख दी। We are making two mistakes which are negating each other. ये एक्चुअली बाउंड था, करेक्ट? एक्चुअली बाउंड था तो इस Ag प्लस की मोलैरिटी कहीं पे आएगी नहीं नॉन स्टिक इक्वेशन में। आ रही है इधर नॉन स्टिक इक्वेशन में Ag प्लस ऑफ एनोड की मोलैरिटी? नहीं आ रही है ना वहां पे, क्योंकि एनोड का मेरा फ्री आयन आयोडीन है, आयोडीन की मोलैरिटी आ रही है। तो वी मेड अ मिस्टेक, ये बाउंड था उसको फ्री मान लिया, ये पहली मिस्टेक की और फिर दूसरी कर दी, उसकी मोलैरिटी रख दी नॉन स्टिक इक्वेशन। So these both mistakes are cancelling out and we are eventually getting the same thing. We are treating a bound ion free and then putting its molarity from the equilibrium from which we are making it free. Okay. Okay? So this is a numerical shortcut. Actually अगर तुम्हें कोई बोले कि इसको proper solve करना तो this would be the way. This is the correct theoretical way of solving this galvanic cell. This is the shortcut way by which we will get the same answer. सर हाँ सर तो हर बार अगर वो सेकंड मेथड से करेंगे, अगर हाँ तो आंसर सेम आएगा. Yes, yes. आंसर सेम ही आएगा. Yes, yes, you will always. But the only thing is when you are considering a bound ion free, just be ensure कि while applying Nernst equation, the molarity of that ion should be substituted from the equilibrium from which you are making it free. We are giving a cell like this in 26, Ag, AgCl, Cl minus, salt bridge, Br minus, Ag, Br minus, Cl minus, AgCl, Ag. Both sides we have bound silver ions. We treat it like Ag plus salt bridge, Ag plus Ag. E cell will become minus 0.059 log of Ag plus at anode by Ag plus at cathode. These were bound ions which we had made free. So we should write their molarities from the equilibrium. Ag plus at anode will be written as Ksp of AgBr by Br minus, and similarly this as Ksp of AgCl by Cl minus. And this we want 0, so this fraction should be equal to 1. So I can say Ksp of AgBr by Br minus should be equal to Ksp of AgCl by Cl minus. Ksp values दी हैं, you can substitute
you can get the ratio of ions. Similarly, in 30th problem, what is given? The cell is given MnMnOH whole twice OH minus Cu2 plus Cu. So manganese is bound. We can treat it as free MnMn2 plus salt bridge Cu2 plus Cu. करेक्ट. ऐसा अगर सेल मान लिया तो इसका E नॉट सेल क्या हो जाएगा? E नॉट ऑफ Cu2 प्लस Cu माइनस E नॉट ऑफ Mn2 प्लस Mn. वैल्यूज कितनी दी है? 0.34 माइनस माइनस 1.1 1.52. तो E cell will be 1.52 minus 0.059 by 2 log of कॉपर आयन यहाँ और मैंगनीज आयन न्यूमरेटर में. तो मैंगनीज आयन was not actually free. We have made it free from MnOH whole twice. तो उसकी मोलैरिटी क्या लिखनी चाहिए? KSP upon OH minus square. All values are given. KSP OH minus CO2 plus. You can substitute and get E cell. Clear है? So written problems 31 and 34. 31 are these type of problems where we will be given several reactions. For some we will be given E naught, for some we will be given equilibrium constant. It will be a Hess law type of approach that we will have to rearrange the given reactions so that on adding we get our required reaction. Like it is given first of all, formation constant of reaction with 6 mole cyanide of cobalt 2. So one reaction is given CO2 plus 6 cyanide ions going to CO3N6 4 minus. For this reaction equilibrium constant is given 10 raised to 9. Then one reduction potential is given COCN6 3 minus plus a electron is going to COCN6 4 minus. For this E naught value is given minus 0.83. Then we have to find formation constant of COCN6 3 minus. किसी भी complex का formation is by reaction of its ions. For this reaction we have to find K. And we are given one more reduction potential. CO3 plus a electron going to CO2 plus. This E naught is given 1.8. Now how can we rearrange these reactions so that on adding first 3 we get the 4? Second को reverse कर दें. तो second को अगर reverse कर लें तो इसका EMF का साइन चेंज हो जाएगा. तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 10 raised to 0.83 by 0.059 and इसका हो जाएगा 10 raised to 1.82 by 0.059. Now if I add these three, I am getting this reaction. So its equilibrium constant will be multiplication of all these. 10 raised to 19 plus 0.83 plus 1.82 by 0.059. Clear? Is this approach clear to everybody? Note it down. सर जो क्वेश्चन आपने पहले लिया था AgI और AgNO3 में, सर आपने बोला कि Ag बाउंड रहता है इसीलिए हम लोग उसको कंसंट्रेशन सेल जैसे ट्रीट नहीं कर सकते. बट सर KSP वाले से
KSP के इक्वेशन से हम लोग तो वो निकालते हैं ना, मतलब Ag प्लस जितने फ्री आयंस है तो उससे तो पता चल सकता है ना। तो यार हम क्या कह रहे हैं, तुम सुनो, एक मिनट सुनो। तो कंसंट्रेशन सेल की तरह मान के सॉल्व तो कर लिया ना न्यूमेरिकल, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हाँ कर तो लिया। नहीं, पर आपने कंसंट्रेशन सेल कह नहीं सकते क्योंकि उसकी डेफिनेशन ये कह रही है कि भाई दोनों हाफ सेल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, उनमें सिवाय कंसंट्रेशन के कोई और चीज डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। उसका ई नॉट सेल 0 होना चाहिए, वो सब चीजें नहीं है ना, तो उसको कंसंट्रेशन सेल का नाम नहीं दे सकते हैं। कंसंट्रेशन सेल की तरह सॉल्व तो कर ही लिया ना। We discussed this relation if you remember. d by dt of delta G naught for any reaction is equal to minus delta S naught. And delta G naught for galvanic cells we can write as minus NF E naught. NF is constant, it will come out of the differential. So we can write minus NF d naught by dt is equal to minus delta S naught. Correct? So delta S naught of any galvanic cell is equal to NF d naught by dt. Yes? The d naught by dt is also called as temperature coefficient of a cell. And similarly we can also calculate delta H naught. For any chemical reaction I can write delta H naught as delta G naught plus T delta S naught. Delta G naught will be minus NF E naught and delta S naught from here plus NFT D naught by dt. So delta H naught of any galvanic cell we can calculate like that. How many of you have got the answer? काफी लोगों को आया नहीं अभी तक। Why? This was I think JEE 2003 or 4 problem. Multiple correct. Okay. How we will do this? हाइड्रोजन हाफ सेल ले अगर सपोज, तो एनोड का रिएक्शन H2 गोइंग टू 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड का रिएक्शन 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोइंग टू H2। तो ई सेल कैसे लिखेंगे? माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ कैथोड में हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट होगी, तो प्रेशर एट कैथोड अपॉन प्रेशर एट एनोड इनटू कंसंट्रेशन एट एनोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड का स्क्वायर। तो अगर प्रेशर सेम है तो C एनोड शुड बी लेस देन C कैथोड, ऑप्शन बी। अगर कंसंट्रेशन सेम है तो pressure at cathode should be less than pressure at anode, option D. Correct? Anybody got answer different than BD? Okay. So the answer of this problem is ABCD. Please see. This was a +5 -2 mark problem और पूरी इस 7 मार्क से the rank difference will be roughly 3000. ये सवाल सही हुआ और गलत हुआ, 3000 रैंक का डिफरेंस आ गया। एंड द करेक्ट आंसर इज ABCD। अ वेरी क्विक मिस्टेक विच कैन हैपन बिकॉज वी ऑलवेज थिंक ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल। गैस आयन का नाम सुनते हैं, क्लोरीन हाफ सेल लेके देखो जरा। इफ द एलिमेंट इज मेकिंग कैटायन देन BD, इफ द एलिमेंट वाज मेकिंग एनायन then AC. You are not given with gas ion. You will have to take both situations. A hydrogen half cell also, a chlorine half cell also. Clear? Chlorine half cell लिया होता तो क्या reactions होते? तब कैथोड का रिएक्शन होता Cl2 plus 2 electron goes to 2Cl minus, और एनोड का रिएक्शन होता 2Cl minus goes to
Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तब ई सेल का एक्सप्रेशन होता -0.059 बाय 2 log ऑफ, अब एनोड पे क्लोरीन गैस प्रोडक्ट है Pa by Pc into Cc by Ca square. Now you will get answer AC for spontaneous cell. Clear? चलो, so the answer to this problem was ABCD. Note it down. सर जब आपने बोला कि जनरली कुछ नहीं दिया होगा तो हाइड्रोजन ले लेंगे ना? नहीं, ये हमने कब बोला यार कि जनरली कुछ नहीं दिया है तो हाइड्रोजन लेते हैं? हमने कहा तुम लोग सोचते हो, एग्जाम ऐसे सोचेगा। और स्पॉन्टेनियस सेल कंडीशन में वो भी स्पॉन्टेनियस है, कंडीशन में वो भी स्पॉन्टेनियस है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर हाफ सेल। एक हाइड्रोजन हाफ सेल तब BD, क्लोरीन हाफ सेल इज देयर देन AC। साथ आंसर करोगे because you have to consider cases. You are not told which type of gas you are using for making gas ion half cell. So that completes our galvanic cell part. Now booklet, you have started the objective exercise. तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में जो गैल्वेनिक सेल वाले प्रॉब्लम्स हैं वो तो कंप्लीट कर लेना। आई एम ऑल्सो राइटिंग डाउन द प्रॉब्लम्स विच यू कैन अटेम्प्ट नाउ फ्रॉम गेट इक्विप्ड एक्सरसाइज, करेक्ट, so that you complete them by next class. So when we start electrolytic cell, by then galvanic cell part is completed. So for get equipped, okay, now get equipped, these are problems on galvanic cells, correct? So this and foundation builder, objective subjective, whatever problems are remaining that you complete. Next class we will start with electrolytic cells, okay?